आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला है, हाल ही में एशियाई शतरंज टूर्नामेंट 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, आर प्रज्ञानंद। अब यहां हमको दो बिंदु जरूर ध्यान रखना है। शतरंज की बात हो रही है तो आपको याद रखना है इसे फीडे के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर हम बात करें हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। कहां किया गया था? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया था, जिसका शुभंकर थुम्बी क्या था? थुम्बी था। और यहां पर विजेता देश के रूप में कौन रहा? तो उज्बेकिस्तान रहा। और आपको ध्यान रखना है कि शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। अगला है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहां पर निर्मित किया गया है? तो ये नोएडा में निर्मित किया गया है। आपको याद रखना है यमुना एक्सप्रेसवे पर ही डबल डेकर देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे निर्मित किया गया है, जो कि नोएडा से संबंधित है। यहीं से आपको याद रखना है द्वारका एक्सप्रेसवे ये भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। और ये किन किन राज्यों को जोड़ता है? तो ये हरियाणा और दिल्ली, किसे दोस्तों? हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाला जो एक्सप्रेसवे है इसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर की है। कितनी? 30 किलोमीटर की है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में चर्चा में रहा एक वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय, आपको शब्द में जरूर ध्यान देना है। यहां पूछा जा रहा है पहले भारतीय, तो कौन है? सूर्य कुमार है। लेकिन अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में यहां पूछ लिया जाए तो आपको जरूर याद रखना होगा रिजवान खान, जो कि कहां के हैं? ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में एक साल के अंदर T20 मैचों में 1000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सूर्य कुमार जो हैं ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं 1000 रन बनाने वाले T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में। अगला आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा किस भारतीय खिलाड़ी को अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये विराट कोहली हैं। साथ ही साथ इनको पुरुष वर्ग में चुना गया है। तो यहीं आप महिला वर्ग का भी ध्यान रखें, तो महिला वर्ग में निदा डार जो हैं ये पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी हैं। इनको अक्टूबर माह की महिला क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब होती है? 1909 में। इसका मुख्यालय कहां है? दुबई में है। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो ग्रेग वर्कले जी जो हैं ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ एक्सरे किरणों की खोजकर्ता विलियम रोजटन, इन्होंने 1895 ईस्वी में एक्सरे किरणों की खोज की थी। और 1901 ईस्वी में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भौतिक विज्ञानी कौन थे? तो रोजटन थे, जिन्होंने एक्सरे किरणों की खोज की थी। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को शून्य कार्बन उत्सर्जन स्थल के रूप में बनाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है। यहां एक शब्द आपको ध्यान रखना है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का अर्थ क्या है? तो
कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना इसका अर्थ नहीं, लेकिन यहां पर आपको जरूर ध्यान रखना है कि जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उसके अवशोषण उसके बराबर ही होगी, और दोनों का जो आपका उत्सर्जन और अवशोषण का मान वो शून्य होना चाहिए। इसी को शून्य कार्बन उत्सर्जन के नाम से जाना गया है, और उत्तर प्रदेश के द्वारा मथुरा और वृंदावन को शून्य कार्बन उत्सर्जन स्थल बनाए जाने की घोषणा की गई है अगले 2041 तक। अब यहां अगर बात करें, इसमें मुख्य अवयव इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का परिचालन इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अब यहीं से आपको याद रखना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो ग्लासगो में हुआ था। कहां हुआ था? ग्लासगो में आयोजित किया गया था। यहीं पर भारत के द्वारा कार्बन न्यूट्रल किए जाने की घोषणा कब तक की गई है? तो 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है भारत कार्बन न्यूट्रल होने का। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक जो ट्रेनें हैं इनको 100% इलेक्ट्रिक से जोड़ने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2030 तक का भारत के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि सारी ट्रेनों को इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ने का। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। अगला है, हाल ही में किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। यहां हमारा सही विकल्प जो है ये ऋतुराज अवस्थी हैं। इनको भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष, या प्रश्न पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एम.सी. सीतलवाड़ जी जो थे ये पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें कि आजादी से पहले कौन पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे? तो लॉर्ड मैकाले जो हैं ये भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। और किसके द्वारा या किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा विधि आयोग का गठन किया गया था। और पहले अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। और 1828 से लेकर 1834-35 इनका कार्यकाल रहता है। और इसी दौरान एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था या किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। और विधि आयोग का भी गठन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा पद्म सम्मान के समान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये केरल सरकार के द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है। और जैसे पद्म विभूषण पद्म सम्मानों में सबसे बड़ा सम्मान है, उसी तरह से केरल ज्योति जो है ये सबसे बड़ा सम्मान है। साथ ही साथ दूसरे स्थान पे केरल पुंज है। और तीसरा जो है ये केरल श्री जो है ये 3 पद्म सम्मानों के समान केरल के द्वारा प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। और केरल राज्य के द्वारा पहला केरल ज्योति पुरस्कार एम.टी. वासुदेवन नायर को दिया गया है। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब एक प्रश्न आप बताएंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो आप याद रखें, जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें वर्तमान में 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई है, तो किसको दिया गया है? तो नीलमणि फूकन को 56वां और दामोदर माउजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी याद रखना है।
अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये राजस्थान में किया जा रहा है। बेसिकली इसे ऊंट का मेला, ऊंट का मेला या ऊंट का महोत्सव, ऊंट का महोत्सव के नाम से जाना जाता है, या कार्तिक मेला के नाम से भी इसे जाना जाता है। लेकिन आपको आपकी याद रखना है कि पशुओं का इस मेले में प्रवेश वर्जित किया गया था, क्योंकि लंपी बीमारी के कारण यहां पर अब की ऊंटों का या पशुओं का मेला नहीं लगा था। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि पुष्कर कहां से संबंधित है? तो पुष्कर जो है ये राजस्थान से संबंधित है। और एक प्रश्न हाल ही में पेट की परीक्षा में पूछा गया था कि सफेद शहर के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में सफेद शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो उदयपुर को सफेद शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां संगमरमर का कार्य ज्यादा होता है। अगला है आपका, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम का परीक्षण किया गया और मूल्यांकन प्रारंभ किया गया? तो ये डीआरडीओ के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब आपको याद रखना है यहीं पे डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो समीर कामत जी जो हैं इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। और सोनार की कार्य प्रणालियों की जांच के लिए एक यहां पर सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? याद रखना है स्पेस। क्या नाम है? स्पेस प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, जो कि सोनार की कार्य प्रणालियों की जांच और मूल्यांकन करने का उद्देश्य है और डीआरडीओ के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो यहां देखिए, पहले सबसे यहां महत्वपूर्ण हो जाता है आसियान देश। तो आसियान देशों का आपको ध्यान रखना है कि आसियान देशों की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 ईस्वी में हुआ था। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 10 देश जो है सदस्य देश हैं। भारत सदस्य देशों में शामिल नहीं है। कौन है? भारत सदस्य देशों में शामिल नहीं है। अगर हम बात करें भारत और आसियान देशों की जो व्यवहारिक संबंध है, कब से प्रारंभ हुआ? तो 1992 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है और इसके 30 वर्ष समाप्त हुए हैं अच्छे व्यवहार के, अच्छे जो रिश्ते हैं इनके संबंध में। इसी कारण इसको कहा गया है आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन। और इसमें भाग लेने के लिए कौन जाएंगे? तो जगदीप धनखड़ जी जाएंगे। तो आपको याद रखना है व्यक्ति के आधार पर 14वें और क्रम के आधार पर 16वें भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। यहां से एक प्रश्न याद रखना है कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति वर्णित है? तो अनुच्छेद 63 में, जबकि अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इस बात का वर्णन है। और 65 में इसके कर्तव्यों के निर्वहन की बात की गई है, आपको ध्यान रखना है। अगर जगदीप धनखड़ के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने किसे पराजित किया है? तो आपको ध्यान रखना है मार्गरेट अल्वा को पराजित करके उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं जगदीप धनखड़ जी। अगला है, हाल ही में सिखों के पहले गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? तो 553वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। अब गुरु नानक से आपको याद रखना है, गुरु नानक जी का जो जन्म है ये 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो कि अब वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान देश में स्थित है, यहां पर हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को जाना जाता है और हाल ही में 553वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में चर्चा में रहा व्हाट्सएप किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया प्रसार भारती के द्वारा। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 ईस्वी में प्रसार भारती की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका क्या कार्य क्या है? तो
तो वाणिज्यिक विज्ञापन है उनको शेड्यूल करना या उनके शेड्यूल की व्यवस्था को संचालित करना इसका मुख्य उद्देश्य है बैट्स ऐप का। अगला है आपका, हाल ही में किस स्थल पर रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में किया है। अब यहां आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया की नेवी और भारतीय नेवी सेना ने बंगाल की खाड़ी में यह युद्धाभ्यास किया है। हाल ही में आपको याद रखना है कि सितरंग चक्रवात आया था, तो आपको ध्यान रखना है कि सितरंग चक्रवात कहां पर आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। कहां पर आया था? बंगाल की खाड़ी में। और इसका नामकरण किसने किया था? तो थाईलैंड के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? थाईलैंड के द्वारा सितरंग का नामकरण किया गया था। और यहां पर प्रभावित बंगाल की खाड़ी, साथ ही साथ इंडोनेशिया देश जो है काफी प्रभावित रहा, यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो यहां जो हमारा सही विकल्प है उत्तराखंड का गठन आपको याद रखना है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन होता है। इसी क्रम में 1 नवंबर सन 2000 को गठन होता है छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ का। और 15 नवंबर सन 2000 को गठन होता है झारखंड का। किसका? झारखंड का। इन 3 राज्यों का गठन कब किया गया था? तो इन 3 राज्यों का गठन सन 2000 में किया गया था। अब कुछ हाल ही के दिनों में आपका परिवर्तन हुआ है, उसको भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाए गए। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें यहां पर हाल ही में 26 जनवरी 2020 को अंडमान निकोबार और दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित किया गया, यह भी याद रखना है। और 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य के रूप में, नवीनतम राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह भी आपको याद रखना है। राज्यों के गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? यह राज्य पुनर्गठन आयोग किसके आधार पर? फजल अली आयोग के सिफारिश पर 1953 में इसका किया गया था। और पहली बार भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। आपको ध्यान रखना है कि फजल अली आयोग के आधार पर 14 राज्य साथ ही साथ 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। फजल अली आयोग में कितने लोग थे? 3 लोग थे, फजल अली, साथ ही हृदयनाथ कुंजरू और KM पणियक्कर जी। इन तीनों लोगों के द्वारा फजल अली आयोग का गठन किया गया था। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मदर टंग सर्वे भाषा ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार कराया? तो यह गृह मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आपको याद रखना है, गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। कौन है? अमित शाह जी हैं। और यही भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। आपको याद रखना है। कितनी भाषाओं का यहां पर सर्वे कराया गया? तो 576 भाषाओं का सर्वे कराया गया। अगर भाषाओं की बात करें तो क्विक रिवीजन के रूप में देखें किस भाग में भाषाएं वर्णित हैं, तो भाग 17 में 22 भाषाओं का वर्णन है। अगर अनुसूची की बात करें तो आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। अगर बात करें हिंदी भाषा किस अनुच्छेद में राजभाषा के रूप में, तो अनुच्छेद 343 में वर्णित है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितने हैं? 22 हैं। और भाषाएं कितनी वर्णित हैं? 22 भाषाएं वर्णित हैं। अगर शास्त्रीय भाषा की बात की जाए कितनी है, तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है। और नृत्य की बात की जाए तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। आइए इसी क्रम में
अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रहा माइग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत कौन कौन से देश शामिल हुए। अब यहां देखिए, जो COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 कहां आयोजित हो रहा है, मिस्र में आयोजित हो रहा है, और यहीं पर एक नए संगठन का निर्माण किया गया जिसे माइग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट का नाम दिया गया। इसमें भारत, जापान, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका ये शामिल हैं। आपको ध्यान रखना है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे एसफोर्ड मेडल से किसे सम्मानित होने का पहले भारतीय वैज्ञानिक के रूप में बने हैं। तो यहां डॉक्टर सुभाष बाबू जो हैं, ये पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें एक्सफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में संघाई महोत्सव का आयोजन किया गया। तो यहां देखिए, ये मणिपुर होगा। आपको ध्यान रखना है, मणिपुर का राजकीय पशु कौन है। तो ये संघाई हिरण है। कौन है? संघाई हिरण है। और आपको याद रखना है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में स्थित है। तो लोकटक झील में स्थित है। और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो केओ लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यहीं पे संघाई हिरण पाया जाता है। इसे डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला आप देखें, हाल ही में मौरा हेली किस देश की पहली समलैंगिक गवर्नर चुनी गई हैं। तो ये अमेरिका की चुनी गई हैं। अमेरिका के मैसाचुसेट प्रांत की पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है। कौन है? मौरा हेली हैं। आपको याद रखना है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किस धारा में लेस्बियन को अपराध से मुक्त किया गया है। तो धारा 377। कौन सी? धारा 377। इसमें पहले या अपराध की श्रेणी में था, लेकिन नवजीत कौर केस के बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर इसे अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। इसी कारण यह चर्चा में भी रहता है कि धारा 377 जो है यह समलैंगिक जो है यह अपराध की श्रेणी में है या नहीं। तो इसे आप कहेंगे कि अपराध की श्रेणी में नहीं है। अगला आप प्रश्न देखें, हाल ही में चर्चा में रहे आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? तो 3 खिलाड़ी हैं। चार्ल्स एडवर्ड्स हैं। ये किस देश की हैं? ये इंग्लैंड की हैं और महिला हैं। कौन है? इंग्लैंड की हैं और महिला हैं। अब्दुल कादिर की बात करें तो ये पाकिस्तान के हैं और स्पिनर हैं। और शिव नारायण चंद्रपाल की बात करें तो ये वेस्ट इंडीज के हैं। आपको याद रखना है, इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य एक समान सोने की कीमत वाला पहला राज्य बना है। तो ये केरल राज्य है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और आपको याद रखना है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों 2023 का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो यह अरुणाचल प्रदेश करेगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर जो है यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और प्रेमा खांडू जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बीडी मिश्रा जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें दीर्घकालीन ओलंपिक खेलों का 2023 में आयोजन कौन करेगा। तो अरुणाचल प्रदेश करेगा। यही से आपको याद रखना है, बोमडीला दर्रा कहां पर है। तो बोमडीला दर्रा का संबंध अरुणाचल प्रदेश से। नाम दफा नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। भारत का पहला एक्वा पार्क कहां स्थापित किया गया है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है, यह भी याद रखना है। हाल ही में भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन है, उसका नाम बताना है। तो विक्रम एस है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है इसरो के द्वारा बनाया गया है। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। और इसके पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो विक्रम साराभाई
विक्रम साराभाई को नियुक्त किया गया था और ये भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं की स्मृति में विक्रम एस इसका नाम दिया गया है, आपको याद रखना है। वर्तमान में शोभनाथ जी जो हैं इसरो के प्रमुख के रूप में हैं। यह भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? अबुल कलाम आजाद जी की स्मृति में मनाया जाता है। अगर बात करें अल हिलाल पत्रिका और इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो ये अबुल कलाम आजाद जी रहे हैं। खिलाफत आंदोलन में किसने प्रतिभाग किया था? तो अबुल कलाम आजाद जी ने किया था। और 1923 साथ ही साथ 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। और इनको 1992 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह भी आपको याद रखना है, यह महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो 32वां आप याद रखेंगे डॉक्टर माधव हांडा। जबकि 31वां की बात कर लें तो आपको याद रखना है मधु कंकरिया जी को दिया गया है। और आपको याद रखना है बिहारी पुरस्कार केवल राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है। और बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान मुख्यतः किसके द्वारा दिया जाता है या किस संस्थान के द्वारा? तो के विरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और यह 1991 से प्रारंभ किया गया था। अब 32वां बिहारी हो गया तो 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत और 31वां सरस्वती सम्मान जो है ये रामदरस मिश्रा मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया है। अगला आपका है, हाल ही में भारत के किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन प्रारंभ किया गया? तो ये कोच्चि शहर है। और किसका शहर है? तो केरल का शहर है, यहां प्रारंभ किया गया है, आपको याद रखना है। अगला आपका है, हाल ही में चर्चा में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में जरूर यह प्रश्न दिखाई देगा। आपको याद रखना है कि मेजबानी कौन करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश करेगा। और ये कितने शहरों में? 4 शहरों में। कौन कौन? तो आपको याद रखना है वाराणसी है पहला, दूसरा जो है ये गोरखपुर है, और तीसरे की बात कर लें तो नोएडा है, और चौथा जो है ये लखनऊ शहर है। यहां पर इसका आयोजन किया जाना है जो कि 2023 में इसका आयोजन होगा। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में जारी IQ एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे रहा है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है ये पहले स्थान पे रहा है और इसके 100 मार्क निर्धारित किए गए थे और 100 स्कोर करने वाला एकमात्र यूनिवर्सिटी पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये कहां की? चीन की है। अगर हम बात करें यहां भारत के परिप्रेक्ष्य में तो 100 में कितनी यूनिवर्सिटियां शामिल हुई? 7। और टोटल इस रैंकिंग में एशिया की कितनी यूनिवर्सिटियां? 760 यूनिवर्सिटियां शामिल की गई थी। और 7 यूनिवर्सिटियों में पहले स्थान पे कौन है भारत की? तो IIT बॉम्बे है। कौन सा है? IIT बॉम्बे है। इसी क्रम में अगर हम उत्तर प्रदेश की परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी शामिल लगातार दूसरी बार हुई है, तो वह लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है ये लगातार दूसरी बार इस सूची में शामिल हुई है। ये जरूर आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो DY चंद्रचूड़ जी ने शपथ लिया है। और आपको याद रखना है किसके द्वारा शपथ दिलाया गया है? तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिलाया गया है। और ध्यान रखना है कि भारत की पहली आदिवासी महिला के रूप में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और महिला के क्रम में कौन है? तो दूसरी हैं। अगर बात करें कौन सी जनजाति से संबंध रखती हैं? तो संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। और यहां राज्य व्यवस्था में अगर हम बात करें कि मुख्य न्यायाधीश का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 124 में। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल कानिया जी थे। और 49वें कौन थे? तो यू ललित जी थे। और आपको याद रखना है कि सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो
तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के पिता हैं वाई.बी. चंद्रचूड़, इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? तो कमल नारायण सिंह, इनका मात्र 17 दिन का कार्यकाल रहा है। यह भी आपको याद रखना है। इनका कितना कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष या 5 वर्ष, 65 वर्ष या 5 वर्ष, जो पहले हो यही इनका कार्यकाल होता है, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहे महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी 2023 में किसके द्वारा किया जाएगा? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत के द्वारा किया जाएगा। और इससे पहले भारत 2006 में और 2018 में इसकी मेजबानी कर चुका है। तो आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये क्रम कौन सा होगा? तो ये क्रम तीसरा होगा। कौन सा क्रम होगा? तीसरा होगा। और हाल ही में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप, फुटबॉल विश्व कप का आयोजन भारत में किया गया है। तो विजेता कौन रहा? तो विजेता स्पेन रहा। और उप विजेता कौन रहा? कोलंबिया। कहां किया गया था? तो उड़ीसा, नवी मुंबई, साथ ही साथ गोवा में इसका आयोजन किया गया था। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। और आपको ध्यान रखना है, भारत के लिए मनु भाकर नाम आपको याद रखना है। और राकेश बबूता, ये जो हैं ये भारत के लिए जो खिलाड़ी हैं ये एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने गए हुए हैं। साथ ही साथ ये क्रम कौन सा है? 15वां है। अब दक्षिण कोरिया में हो रहा है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। क्या है? सियोल है। और उत्तर कोरिया की क्या है? प्योंगयांग है। आपको याद रखना है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो 38वीं समांतर रेखा है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस देश में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है? तो यह भारत में बुलाया गया है। अब यहां से बिम्स्टेक से आपको जरूर याद रखना है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका। कहां स्थित है? ढाका में स्थित है। और ढाका किसकी राजधानी है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है? ढाका है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका यहाँ की मुद्रा है। अगर हम बात करें इसके देशों की तो आपको जरूर ध्यान रखना है, बी यहाँ जो है ये बांग्लादेश है, आई यहाँ भारत इंडिया है, और यम यहाँ म्यांमार है, और यस यहाँ श्रीलंका है, और यहाँ टी से थाईलैंड, टी जो है ये थाईलैंड है। साथ ही साथ आपको यही 2 देश और याद रखना है, नेपाल और भूटान। कौन? नेपाल और भूटान। यह प्रश्न काफी चर्चा में रहता है। आपसे दे दिया जाएगा 4 विकल्प और उसमें पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा बिम्स्टेक में शामिल देश नहीं है। तो आप इनको जरूर याद रखें। इसके नाम से ही आप सारे देशों को क्लियर कर सकते हैं। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, और एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और 2 ऐड कर लीजिएगा नैपाल और भूटान को। ये बिम्स्टेक देखो केस में शामिल है। अगर भारत की बात करें तो कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं ये भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और कृषि मंत्रालय की पहल है जागृति ऐप। किसकी पहल है? तो ये कृषि मंत्रालय की पहल है। और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में अरोड़ा मिलर किस देश की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? और ये पहली प्रवासी भारतीय हैं। तो यहां ये अमेरिका की बनी है। अब आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि अमेरिका के किस प्रांत की पहली लेस्बियन गवर्नर बनी है? तो मैसाचुसेट की है। अब यहां पहली प्रवासी भारतीय हैं तो अरोड़ा मिलर हैं। और अमेरिका में कितने प्रांत हैं? 50 प्रांत हैं। और एक प्रांत में 2 जो प्रतिनिधि हैं इनके चुने जाने हैं। टोटल 100 प्रतिनिधि हैं। उसमें से आपको ध्यान रखना अरोड़ा मिलर जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त की गई हैं। और ये पहली प्रवासी भारतीय है। कौन है? पहली प्रवासी भारतीय है। आपको याद रखना है अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। किस नदी के तट पर स्थित है? पोटोमैक नदी के तट पर। यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो जो
जो वाइडेन है और उपराष्ट्रपति के रूप में पहली कमला हैरिस हैं। आपको ध्यान रखना है कि यहां प्रतिनिधि सभा की स्पीकर कौन है, तो नैन्सी पेलोसी जो है ये स्पीकर, प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय की पहली जो अश्वेत महिला है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, अश्वेत महिला जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप याद रखेंगे केंटाजी ब्राउन जैक्सन जो है ये पहली अश्वेत महिला के रूप में जज के रूप में चुनी गई हैं। कहां? अमेरिका में। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और रिवीजन के हिसाब से महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके समक्ष रखा गया। यकीन है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।